के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज की क्लास हम लोगों का श्वसन पर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैव प्रक्रम का पढ़ा था, परिचय पढ़ा था, फिर उसके बाद पौधों में पोषण पढ़ा और उसके बाद जो है हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो है मतलब मानव श्वसन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। और आज के बारे में पढ़ेंगे, आज श्वसन, इस श्वसन में सबके बारे में पढ़ लेंगे, मानव के श्वसन के भी बारे में पढ़ेंगे, पौधे के पोषण के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो श्वसन होता क्या है? तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सांस लेना और देना श्वसन होता है। जी नहीं, सांस लेना और देना निश्वसन और उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना श्वसन नहीं कहलाता। ये उसका एक रूप है, उसका एक प्रक्रिया है, वो छोटा सा हिस्सा होता है। ये हाँ है, उससे रिलेटेड है लेकिन छोटा सा हिस्सा है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि श्वसन होता क्या है। अरे भैया हम लोग पाचन तंत्र में क्या किया था? खाना खाकर शरीर में जो है हमारा जितने भी ग्लूकोज थे, जितने भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट थे उसको ग्लूकोज में बदल दिया था, माल्टोज से ग्लूकोज में बदला था। प्रोटीन को हमने अमीनो एसिड में बदल दिया था और हमने जो है वसा को ग्लिसरॉल में बदल दिया था। अब उसका जो है विखंडन करके हम लोगों को ऊर्जा भी तो चाहिए। तो ये ऊर्जा कैसे मिलेगा हम लोगों को? तो ऊर्जा जो हम लोगों का मिलेगा तो वही क्या होगा ना, ऑक्सीजन के माध्यम से हीमोग्लोबिन क्या करेंगे, उसी ऊर्जा को पूरे कोशिका में ले जाएंगे, पूरे बॉडी का। ये आपका सिर्फ फेफड़ा में नहीं होता ये श्वसन, है ना, पूरे शरीर में श्वसन होता है। ये जो पूरा बॉडी देख दे, पैर, हाथ, नाक, कान, आंख, सब जगह श्वसन होता है। ठीक है, मतलब श्वसन मतलब ऊर्जा की प्राप्ति। तो ये मान लीजिए कोशिका है और ये बीच में केंद्रक है और ये कोशिका द्रव है। ये लगभग हम लोगों का कोशिका समझिए इसको। ठीक है, ये हर मतलब कि ढेर सारा कोशिका से हम लोगों का शरीर बना हुआ है। तो ये ढेर सारा जो ये कोशिका है आपका, ये अपना लोगों का कोशिका है समझ लीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का कोशिका है, जंतु कोशिका मान लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये जंतु कोशिका, इसमें क्या क्या होता है? केंद्रक होता है, ये प्लाज्मा झिल्ली होता है। तो चलिए ये आप लिख लीजिए, तीन चीजें होते हैं। कोशिका तीन भागों में बटा हुआ है ना, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली। और ये अंदर में जो ये कचाव द्रव टाइप का लग रहा है ना, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है ना, इसमें ढेर सारा कोशिकांग भी होते हैं। तो इसमें अपना लोगों में एगो चीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, जंतु कोशिका में लगभग में हम लोग को अपनी बात अगर करें तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये छोटी सी बात इसलिए मैं बताया कि क्योंकि बहुत लोग 9th में अभी तक कोशिका चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए मैं बताया। एक सेल होती है, ये आपका सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होते हैं। चलिए इसका भी नाम हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये आपका केंद्रक हो गया। कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, केंद्रक पूरी तरफ से घिरे होते हैं, चारों बगल से घिरे होते हैं कोशिका द्रव से। ठीक है, और बाहर में जो एक प्लास्टिक ऐसी संरचना होती है उसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को समझना है ये कोशिका द्रव। ठीक है, ये कोशिका द्रव समझना है इस चैप्टर के लिए। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को समझना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। हम लोगों का जो भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ऊर्जा जो निकलती है यही माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस, ऊर्जा गृह भी कहते हैं, है ना। तो अब देखिए श्वसन होता क्या है, यह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जीव के द्वारा केमिकल के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज। कार्बनिक पदार्थ किसको बोलते हैं? जिस पदार्थ में कार्बन हो। ठीक है, जिस पदार्थ में क्या हो, कार्बन हो। तो ये ग्लूकोज है हमारा, ये ग्लूकोज में देखिए, ये ग्लूकोज में कार्बन है ना, तो ग्लूकोज में कार्बन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया। जटिल कार्बनिक पदार्थ को टूटने के फलस्वरूप क्या मिलता है हमको? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ऊर्जा के साथ हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर भी मिलता है, पानी, जल जो कहते हैं वो मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज का विखंडन किया। ये मुख्य रूप से यही रासायनिक अभिक्रिया होती है श्वसन के लिए। और ग्लूकोज को विखंडन करके हम लोगों को ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये जल मिला और हमको 2830 किलो जूल हमको ऊर्जा मिला। देखिए श्वसन दो प्रकार के होते हैं, श्वसन दो प्रकार का होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन होगा तो वायवीय, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ऑक्सीजन हमको नहीं मिला तो अवायवीय, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं, यानी बिना ऑक्सीजनों का कोई जो है ना अपना भोजन पचा लेते हैं, लेकिन वो सही तरह से उसको ऊर्जा नहीं मिल पाता है, कम ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ये अक्सर होते हैं छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह सब में क्या होते हैं ना, जैसे अपना लोगों का कोशिका ये था, हम लोगों का जो है जैसे ईस्ट समझिए, फंगस, ये फंगस की कोशिका है। ठीक है, फंगस में सब कुछ होगा, कोशिका द्रव भी होगा, तो ये केंद्रक भी होगा, केंद्रक के ऊपर में झिल्ली नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होता ही नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है
तो ईस्ट का जो है भोजन का पाचन कहाँ होगा, है शोषण, इसका शोषण प्रक्रिया ही कोशिका द्रव्य में खत्म हो जाता है। ईस्ट वाला में क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य में ही ये सारा चीज खत्म हो जाता है। तो लेकिन क्या है ना, देखिए एक्चुअल में अल्टीमेट रूप से कोशिका में जैसे ही हम लोगों का भोजन पहुंचता है, टूटा हुआ भोजन यानी ये ग्लूकोज पहुंचता है, तो कोशिका द्रव में देखिए इसके पास भी कोशिका द्रव है, ऐसा समझिए। ये किसका है, ये मान लीजिए ईस्ट एक बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है। ये ईस्ट का जो है मान लीजिए कि ये कोशिका है, इसमें आपका कोशिका द्रव है, केंद्रक है, प्लाज्मा झिल्ली है, लेकिन इसमें ऑर्गेनल्स के रूप में यानी कोशिकांग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब ये सोचिए दोनों के पास कोशिका द्रव है, यहाँ भी कोशिका द्रव है और यहाँ भी कोशिका द्रव है, तो ये उल्टा कर दिए हैं, ये शोषण अवायवीय होना चाहिए था, हमको ये वाला फिगर उधर बनाना था, ये वाला फिगर ये बनाना था, लेकिन ये समझिए यहाँ तो साफ साफ लिख दिया ये जंतु कोशिका होता है और ये ईस्ट का कोशिका है। अब ये समझिए कोशिका तो सबके पास होता है, जीव है तो कोशिका होंगे, कोई भी जीव कोशिका से ही निर्माण होता है, उसका कोशिका से ही बनते हैं। तो ये समझिए कि दोनों के पास कोशिका द्रव होता है, तो जब कोशिका द्रव दोनों के पास है तो ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका में ही ना पहुंचेगा, तो कोशिका में पहुंचेगा, कोशिका में सबसे ज्यादा कोशिका द्रव पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में जैसे पहुंचा, हाँ ये ग्लूकोज को फटाक से तोड़ दिया, ठीक है भैया, ये ग्लूकोज को तोड़ दिया, ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना दिया, ये पायरुवेट बना दिया, पायरुवेट प्लस में दे दिया क्या, एटीपी। ये पायरुवेट भी जो है ये ग्लूकोज का ही रूप है, ठीक है। एटीपी, एटीपी समझ लीजिए क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा का रूप है, ठीक है। यही ऊर्जा के रूप में ये पूरा ट्रैवल करते रहता है। तो हमको क्या मिला देखिए, बेसिकली अल्टीमेटली रूप से अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर ग्लूकोज के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज जैसे कोशिका द्रव में पहुंचा, हाँ जैसे ग्लूकोज कोशिका द्रव में पहुंचा कि भैया ये बन गया पायरुवेट। तो अंतर क्या है दोनों में, इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, देखिए है ना C6, तो कार्बन के कितने अणु, 6 अणु होते हैं, लेकिन इसमें पायरुवेट में कार्बन के मात्र कितने अणु होते हैं, 3 अणु होते हैं। तो इस बात को समझना है। फिर आगे चलते हैं, हम दोनों के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि अवायवीय शोषण क्या होता है, वायवीय शोषण क्या होता है, कहाँ कितना एनर्जी निकलती है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि ग्लूकोज का विखंडन को ही जो शोषण कहते हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ये आप जानते हैं कि कहाँ पे, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में जाकर ये क्या बन जाता है, C3H4O3 बनता है। इसी का यानी पायरुवेट का ही विखंडन होता है शोषण में, चाहे वो शोषण अवायवीय हो चाहे वो शोषण वायवीय हो, ठीक है, ऑक्सी हो या अनऑक्सी हो। ये आपका ऑक्सी हो गया, ठीक है, ये आपका अनऑक्सी हो गया, यानी ऑक्सीजन नहीं मिला तो अनऑक्सी और ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सी। देखिए ऑक्सीजन किसको नहीं मिलता है, आप मशरूम लगाते हुए देखते होंगे, उसको पूरा पैक कर दिया जाता है बोरा में, है ना, पन्नी में पैक कर देता है प्लास्टिक में। तो मशरूम भी जो है वो क्या एक तरह से फंगस को खाता है, ईस्ट को खाता है। या आप मैदा उदा फुलाने के लिए केक बनाने में ईस्ट का प्रयोग देखेंगे, उसको बंद करके रखा जाता है ताकि उधर हवा ना पहुंचे। कंपोस्ट वगैरह आप देखते होंगे, गोबर खाद जो बनाया जाता है, जैविक खाद, तो वहां भी इसी तरह का होता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जैसा कि पहले बताया आपको, और उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या करते हैं ना, वो उसका यानी ये पायरुवेट है, पायरुवेट का विखंडन जब ईस्ट में होता है तो वो क्या बनाते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा 8 ATP का बना लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है ना, ऑक्सीजन के अभाव में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति यानी वहां पे कम ऊर्जा मिला, ऑक्सीजन की उपस्थिति की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, देखिए यहाँ भी पायरुवेट का विखंडन होगा, ये पेशी कोशिका में होगा। अक्सर देखिए क्या होता है जब ढेर सारा हम लोग काम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेटर सबको आप देखते हैं उनका क्रैम्प आ गया, ये क्रैम्प क्या होता है, यानी उसके शरीर में क्या होता है, बहुत दौड़ा, हाँ दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा देर खेला या खिंचाव आ गया, थक गया, दौड़ा, तो क्या होता है ना, उसके शरीर से ऊर्जा खत्म हो जाती है, हाँ ऊर्जा निकल जाती है, तो ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। तो उसके शरीर में जब ऊर्जा नहीं रहती है तो क्या होता है, यानी उतने उसको ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है ना। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, क्रैम्प आ जाता है, यानी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ दूसरी बात अगर कहें तो उसमें भी ऊर्जा बनती है, लेकिन क्या है ना, बहुत कम मात्रा में बनती है, समझिए 2 ATP ऊर्जा बनती है। ATP के बारे में समझिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर बात करें कि हम लोगों को ऑक्सीजन जो है कंप्लीट बढ़िया मात्रा में मिल जाए,
ऑक्सीजन जब हम लोगों को बढ़िया मात्रा में मिलेगा तो इसका सबसे बढ़िया बात ये होगा कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तभी भी था हमारे पास, क्या है ना, ऑक्सीजन ही उतना नहीं मिल पाया जो इसका लैक्टिक एसिड का जो है फॉर्मेशन हो गया, ऐंठन होता है देह में, अरे बड़ा तकलीफ होता है, क्या बताए भैया, हाँ देह हाथ दर्द करता है। तो जो आदमी बोले आपको कि भैया हमारा देह हाथ दर्द करता है, ठीक है, तो उसको बोलिए कि या तो बढ़िया से ऑक्सीजन लीजिए या एक्सरसाइज वगैरह करिए, पानी ज्यादा पिए, क्योंकि पानी में भी हमारा ऑक्सीजन होता है, उसका भी विखंडन होता है, विखंडन होने के बाद उसका जो खाना जो है सही रूप से उसका ऑक्सीडेशन यानी अपचायक होगा उसका, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की उपस्थिति की अगर बात करें तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं फुल ऑक्सीजन मिलता है, तो यहाँ भी पायरुवेट का विखंडन होगा। तो जब पायरुवेट का विखंडन यहाँ पर होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत मात्रा में आपको ऊर्जा देंगे। आप बताइए 38 एटीपी मोटा मोटी 2850 किलो जूल एक ग्लूकोज से इतना एनर्जी हम लोगों को अवेलेबल होता है। तो अब अगर बात करें जंतुओं में किस तरह से और भी जंतुओं में कैसे शोषण होते हैं, और जंतु में शोषण की बात करिएगा, जैसे एक कोशिकीय जंतु अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब में जो किस तरह से होता है समझिए। इस समय क्या होता है ना कि एक ही कोशिका होता है भाई साहब के पास, तो एक ही कोशिका में जो है सब कुछ होता है, पाचन भी वही होता है, अंतर्ग्रहण भी वही होता है, उत्सर्जन भी वहीं से होता है, तो इसके लिए कोई खास तरह का विशेष कुछ नहीं होता, यानी विसरण द्वारा इसको ऑक्सीजन मिलता है। यानी ये इसका बात है, एक कोशिका आएगा पूरा का पूरा ये जो है पर्यावरण के संपर्क में है, तो पर्यावरण में सब कुछ, इसको जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मिल ही जाता है इसको, हाँ जो भी चीज चाहिए इसको, उसका पूरा का पूरा कोशिका पर्यावरण के संपर्क में रहता है, तो जिस कारण से उसको ये मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ तिल चिट्टा के बारे में बात करेंगे, हाइड्रा के बारे में बात करेंगे, चाहे अगर हम बात करें मेढक के बारे में, मेढक देखिए 3 तरह से शोषण करता है, हाँ हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, मेढक देखने में मछली की तरह लगता था, हाँ मछली पकड़ के लाते थे, देखते थे इतना बड़ा बन जाता था, जब बड़ा बनता हम लोग मछली समझ के सोचते थे पालेंगे, और बड़ा बन के मेढक बन जाता था। अब समझिए बात को, ठीक है। तो वो क्या होता था कि वो त्वचा से भी करता है, ठीक है, त्वचा से भी शोषण करता है। तो और लेकिन जब मानव शोषण तंत्र या जंतुओं में शोषण तंत्र की बात करेंगे, ये ऑक्सीजन किस तरह से लिया जाता है, सब में अलग अलग तरह से लिया जाता है। जैसे मछली की बात करिएगा तो गल्फर डायरेक्ट फेफड़ा से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, ठीक है। मेढक की बात करिएगा तो वो भी फेफड़ा से लेते हैं। आप सांप की बात करिए, ये कृमि की बात करिए तो डायरेक्ट अपने ऊपरी सतह त्वचा से लेते हैं। इसके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, कुछ आप अपने वहां से भी स्टडी करिए। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, मेन जो है हम लोगों का मानव श्वसन तंत्र के ऊपर, चलिए वहां चलते हैं। तो भाइयों आप लोगों ने अभी तक श्वसन के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है, ठीक है। तो अब श्वसन जो है, श्वसन तंत्र के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र। यानी जब मैंने कल पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि तंत्र जब लगा हो तो इसका मतलब है बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे काम करने वाले हैं, मिलकर यह चीज को पूरा करेंगे। यहाँ यह इस प्रक्रिया को, यानी ये श्वसन प्रक्रिया को करने में, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन जो इसमें साथ देंगे। तो कितने देंगे सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि एक बार और समझ ले कि श्वसन क्या होता है। श्वसन में हम लोग क्या किए थे, जो खाना हम लोग खाए थे, पाचन क्रिया में जो पढ़े थे ना, जो खाना हम लोग खाए थे, ऑक्सीजन उससे मिला, ग्लूकोज मिला था। ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी हम लोग सांस लेने के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम लोग तोड़ देते हैं, तोड़ के उससे क्या निकालते हैं, ऊर्जा। हाँ तोड़ेंगे जब तक नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे ऊर्जा निकाल लेते हैं, एनर्जी, और उसको हम लोग बहुत काम में लगाते हैं, सेल जनरेशन में, कोशिका जनरेशन में, रिपेयर वगैरह में, हर जगह लगाते हैं हम लोग, ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कोई काम भी करते हैं तो हम लोगों को उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो यानी श्वसन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रम है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, अब देखिए थोड़ा सा ये समझिए, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अभी बेसिकली यही समझना है। तो क्या है ना कि ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी में सभी गैस मिला हुआ है। तो हम लोग एक्चुअली में सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए लेते हैं। तो हम लोग बात बेसिकली करेंगे ऑक्सीजन की। तो लेने वक्त ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने वक्त उसके साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% अवेलेबल होते हैं, यानी मिश्रित होते हैं उस गैस में। और जल वाष्प ना के बराबर ही लेते हैं, ठीक है, समझिए कम लेते हैं, लेते तो हैं ही, क्योंकि यहाँ पे अभी मान लीजिए गर्मी है, अभी गर्मी का मौसम है, तो यहाँ जल वाष्प बन के जो हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जल वाष्प जो उड़ रहे हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसके द्वारा हम लोग वो ले लेते हैं ना। लेकिन छोड़ने के दौरान जब हम लोग छोड़ते हैं,
यानी अपने जब अंदर से हवा निकाल देते हैं, गैस को निकालते हैं, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नहीं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ हम लोग नहीं छोड़ते हैं, 16% ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसमें। ठीक है, लिए 21, छोड़ने वक्त क्या हो गया 16%, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था 0.03%, यानी 1% से भी कम, यानी 0.10 से भी कम, समझे ना। और ये जाके हम लोगों को जो है छोड़ना जो पड़ता है 4.6% छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, आपको क्या पता था, इससे पहले भी आपने देखा था कि ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा निकलने के साथ साथ जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें जो उष्मा निकलती है, इसमें उष्मा रिलीज होती है। इस रिएक्शन में श्वसन एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है ना, ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा रिलीज होता है। तो ऊर्जा रिलीज जब होगा तो यानी वहां पे गर्मी होगा, तो गर्मी होने के कारण ना वहां पे जलवाष्प बनेगा। तो हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो उसके रूप में जलवाष्प भी छोड़ते हैं, और अधिक छोड़ते हैं। तो ये चीज आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो अब मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन जो है ऑर्गन, कौन कौन जो है यहाँ पे जो हमारे शरीर के अंग हैं वो कौन कौन साथ देते हैं, वो देखिए। सबसे पहले नासिका छिद्र। कहाँ होता है नासिका छिद्र? यहाँ समझिए, ये दो देख रहे हैं छिद्र, दो छिद्र है ना, हाँ, तो ये दो छिद्र को नासिका छिद्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा है नैसोफेरिंक्स। ये हमने यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया, नासिका छिद्र को तो हमने दिखा दिया है। इस जगह पे मोटा मोटी होता है नैजोफेरिंक्स। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जो नैजोफेरिंक्स से पहले क्या होता है, देखिए नासिका छिद्र है, हाँ, अब देखिए ये मुंह है, ये मुख गुहा है, और ये है ना बक्कल कैविटी, मुख गुहा, और ये जो नाक है, तो नाक में जो दो छेद होता है, दो छेद जो होता है, तो उससे जब हम लोग हवा लेते हैं, अंदर लेते हैं गैस, तो गैस जब लेते हैं तो क्या होता है कि ये एक ऐसा जगह होता है जहां पे नाक का छिद्र और मुंह का छिद्र कॉमन हो जाता है ना। बाकी हर जगह अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है? अपने जीभ को देखिए, जीभ के जस्ट ऊपर में नाक है, यानी मुंह गुहा के जस्ट ऊपर में नाक है, लेकिन जीभ को नाक से बाहर निकल रहा है, नहीं ना निकला, हाँ, इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच में एक कपाट होता है और बहुत मजबूत होता है। जीभ को देखिए, जीभ को ऐसे ऊपर कीजिए, लग रहा है ना कुछ है, वो कपाट है, यानी कि ये इसको, ये जो कपाट है हमारा, ये क्या करता है ना, नासिका छिद्र और मुंह के छिद्र को, दोनों को जो है मुख गुहा और ये दोनों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। तो ये आपका हो गया ये कपाट। ठीक है, ये कपाट हो गया। लेकिन ये देखिए, यानी कि मुंह से भी हम लोग हवा लेते हैं और नाक से भी हम लोग हवा लेते हैं। आपने पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र में भी बताया था कि मुंह से भी हवा जाता है, कर्माकुंचन प्रोसेस के द्वारा जो है वो सारी क्रिया जो है संपन्न होती है। अब देखिए क्या है ना कि ये इससे भी हवा जाना है और इससे भी हवा जाना है, तो एक ऐसा जगह होता है जो कॉमन होता है, जिसको फेरिंक्स बोलते हैं, क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों के लिए होता है कॉमन, तो इसलिए इसको हम लोग नैजोफेरिंक्स बोलते हैं ना। अब बताइए, अब वहां पे तो दरवाजा लगल है ना, बताए थे ना, वो क्या बोलते हैं कि सरक जाते हैं, खाना जब हम लोगों का सरक जाता है, यानी कि यहाँ पे एक और पाइप लगी होती है, तो उस पाइप को भी हम यहाँ पे वर्णन कर देते हैं, जो इसके पीछे लगी होती है, जिसके बारे में हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ा है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऑसोफिगस बोलते हैं, यानी कि भोजन वाला पाइप, है ना, भोजन वाला पाइप। तो ये भोजन वाला पाइप यानी कि मुंह से भोजन वाला पाइप में जाना चाहिए और इसमें हवा भी जाना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये तो कॉमन जगह है, यहाँ पे खाना भी आएगा और यहाँ पे हवा भी आएगा इस जगह पे। तो यहाँ एक फाटक लगा होता है ना, एक फाटक लगा होता है, दरवाजा लगा होता है कि खाना को, ये हवा कहता है, हवा वाला जो ये पूरा क्षेत्र ही कहता है नहीं भैया हम खाना नहीं आने देंगे अपने अंदर, लेकिन खाना वाला कहता है चलो हम तो जो है ना धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ कोई भी रह सकता है, तो कोई बात नहीं। ये खाना वाला पाइप में, जैसा कि कल भी आपको हमने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि खाना वाला पाइप में भी हवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन हवा वाला पाइप में खाना का कोई कण ना घुसे। अगर गलती से घुस जाता है, ये फाटक सही समय पे बंद नहीं कर पाता है इसको, यानी खाना आने के समय जो है ना, ये मुंह से जब खाना इधर से प्रवेश करती है, इधर से प्रवेश करती है, तो ये कपाट लग जाता है, फाटक लग जाता है। इस फाटक का नाम हमने कल बताया था, ये जो ये फाटक है, फाटक का नाम हमने बताया था एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। तो ये क्या करता है ना, ये उत्तरदायी होता है इस काम के लिए कि किस पाइप में खाना जाएगा, किस पाइप में हवा जाएगा, समझे ना। तो दूसरी बात है, गलती से खाना जब हमारे ये हवा वाला पाइप में चला जाता है, यानी फेफड़ा की तरफ आने का प्रयास करता है, ये इंतजार करता है इधर से ऑक्सीजन का, ये बैठा हुआ, ये जितना इधर दिख रहे हैं ना सब ऑक्सीजन का वेट करता है, आओ आओ आओ, हाँ, और जैसे देखता है कि ऑक्सीजन की जगह ये तो भात आ गया यार, रोटी आ गया, तरकारी आ गया, कुछ आया, पक 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 पक, हाँ,
इस तरह से भगाने का काम करता है तो सरक जाता है लोग, जिसको हम लोग कहते हैं हिचकी आ रहा है, हिचकी आना या सरक जाना। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार याद कर रहा है आपको, भाग बुढ़ भाग। अगर सही से अगर ये हवा वाला पाइप में पूरा भात घुस गया ना रे, चावल घुस गया ना, तो तुमको कोई रिश्तेदार याद नहीं करेगा, ऊपर जो बैठा हुआ है सबका रिश्तेदार भगवान जी, वो तुमको याद कर रहे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, हालांकि हमारे अंदर ऐसा सिस्टम लगाया गया है, भगवान वैसा बना के रखे, अगर गलती से ये फाटक जो है गांजा पी के सुतले होगा, अगर सस्ता नशा कर ले होगा और वो गलती से खाना अगर आपके इस अंदर में चला गया, ठीक है, यानी जल्दी जल्दी हड़बड़ में खाने के दौरान क्या होता है ना कि वो फाटक जो है, वो फाटक हमारा जो है मतलब इस तरह से हो जाते हैं। तो इसलिए फाटक बंद होना जल्दी जरूरी है। जब खाने के समय में वो एपिग्लोटिस बंद होना जरूरी है, यानी कि ये हमारा हवा वाला पाइप में ना घुस के खाना वाला पाइप में घुसे। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से चर्चा किया हुआ है। तो अब उसके बाद देखिए, ये नेजोफेरिंक्स के बारे में समझ गए। अब दूसरा चीज है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है ना, यहाँ पे अलग होता है, ये यहाँ पे अलग हो जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद शुरू हो जाता है आपका श्वास नली, ठीक है। तो लैरिंग्स क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। देखिए हम लोग जब अभी बोलते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये लैरिंग्स है हमारा, ये ठीक है, यहाँ गला के अंदर में लैरिंग्स हमारा होता है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे दाब देते, कुछ हम बोल नहीं पाएंगे, या बोलेंगे तो बहुत धीरे आएगा, यानी जो यहाँ पे आवाज निकलती है, मीठा पतला जो भी हो, लड़की का आवाज देखते होंगे बहुत पतला होता है। काहे पतला होता है भाई, तो उसका ये जो है स्वर यंत्र फटा हुआ नहीं होता है, तो हम लोगों का फट जाता है, इसलिए कौवा की तरह आवाज आता है, लड़की लोग का कोयल की तरह आवाज आता है, ज्यादा फूलना नहीं, उतना बुद्धि थोड़ी होता है। चलो ठीक है, स्वर यंत्र है। तो ये जो है स्वर यंत्र हमारा क्या करता है, आवाज के लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरी बात ये होता है कि यहाँ पे इससे पहले इस जगह पर एक चीज और लगे होते हैं जिसका नाम होता है म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस के बारे में हमने पाचन तंत्र में भी बताया हुआ था कि ये हम लोगों को बचाने का काम करता है, चाहे कोई चीज से। HCl से बचाया था हम लोगों को, म्यूकस। अब इस बार क्या होगा, यहाँ पे जो म्यूकस होगा वो चिपचिपा टाइप का होगा। जब आप लोग नाक में कभी कभी उंगली डालते होंगे तो अंदर से चिपचिपा द्रव निकलता होगा, तो वो म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है ना, देखिए नाक के बाल में छिद्र होता है, नाक के छिद्र में बाल होता है ना। वो बाल क्या करते हैं, जब हम लोग वायुमंडल से धूल कण वगैरह जब जाता है तो वो बाल रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो कुछ तो बाल में रुक जाता है, जो बाल में नहीं रुक पाया, नाक का बाल जिसको नहीं रुक पाया, उसको क्या करता है, वहां पे चिपचिपा म्यूकस जो होता है उससे उसको जो है गुजरना पड़ता है। तो वो जो उससे गुजरता है, ठीक है, तो उसके दौरान वो क्या करते हैं, धूल कण वगैरह को अपने अंदर सटा लेते हैं, है ना, तो अपने अंदर चिपका लेते हैं। तो वही हमारा म्यूकस का काम होता है, ताकि हमको शुद्ध जो है हवा अंदर प्रवेश कर पाए। तो अब जो है चौथा चीज आ जाता है श्वास नली। ये श्वास नली का क्या काम है भाई, यही श्वास नली यहाँ से आके यानी लैरिंग्स के बाद ये सीधा हो जाता है, ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये लैरिंग्स के बाद सीधा हो गया। तो याद रखिए कि श्वास नली, सबसे पहले ये समझ लीजिए आज, ठीक है। श्वास नली जब फेफड़ा के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ आके दो भाग में, क्योंकि फेफड़ा हमारे पास दो है ना, तो ये दो भाग में जो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं, ठीक है। ये हम इसको श्वसनी बोलते हैं। और श्वसनी बाद में क्या होता है, ढेर सारा शाखा बना लेता है, जिसको हम लोग श्वसनिकाएं बोलते हैं, ठीक है। श्वसनिकाएं बोलते हैं, ढेर सारा जो है छोटा छोटा शाखा बना लेते हैं। और श्वसनिकाएं के ऊपर में जो है ना गुब्बारा का गुच्छा होता है, ठीक है, गुब्बारा का गुच्छा, ठीक है। ये गुब्बारा का जो गुच्छा होता है इसको हम लोग कुपिका, वायुकोश या एल्वेओली बोलते हैं। तो ये श्वसनली, ये श्वास नली क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये श्वास नली आपका देखिए, ये श्वास नली है, ये श्वास नली है, ये यहाँ तक श्वास नली है। ये श्वास नली जैसे ही दो भाग में बटा, ये बन गया श्वसनी, ये बन गया क्या, श्वसनी। और श्वसनी में भी ये अलग अलग ढेर सारा, उतना तो हम दिखाए नहीं क्योंकि बोर्ड में कचरा ना हो जाए इसलिए नहीं दिखाए। ये ढेर सारा मतलब ये जो है ना अपना अपना शाखा, अपना अपना ब्रांच खोल के बैठ जाता है, तो उसका नाम ये श्वसनी ने बनाया, इसलिए इसको श्वसनिकाएं बोलेंगे, है ना। और सभी श्वसनिकाएं के ऊपर में ये गुब्बारा टाइप का, ये देखिए इसको जो हम एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए हैं, खास करके एक छोटा सा गुब्बारा का हमने यहाँ बड़ा स्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुब्बारा का गुच्छा, और गुब्बारा का गुच्छा को ही क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं या वायु कोश बोलते हैं, ठीक है। इसको चाहे आप कुपिका बोल दीजिए या आप बोल दीजिए इसको वायु कोश। ये करते क्या है, चलिए इसका हम लोग बताते हैं आपको। वायु कोश में क्या होता है ना, गैस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड
मोटे तौर पे समझना। अभी मैं आपको टेक्निकल बातें नहीं बता रहा हूं, अभी आपको ये बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में ना ये डायग्राम को पूरी तरह समझ लीजिए, मोटा मोटी उसकी क्रियाविधि भी समझ लीजिए। जब क्रियाविधि, जब हम मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में अभी जस्ट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद बताएंगे, तो उसमें सारा चीज क्लियर कर देंगे कि किस तरह से वो क्यों करता है। अभी करता है ये बात समझिए, क्यों करता है ये आगे देखेंगे हम लोग। तो ये गुब्बारा में क्या होता है ना, गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कि यहीं पे जो है ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आता है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बन के जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लाल से दिखा रहे हैं और ये ब्लू से दिखा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कहां पे? तो वायु कोश में। अगर कोई भी पूछेगा कहां पे भैया तो वायु कोश में, या कुपिका बोलिए या गुब्बारा का गुच्छा बोलिए, तो श्वसनिकाएं के ऊपर में ढेर सारा रहता है। तो यानी दोनों फेफड़ा मिला के लगभग 700 गुब्बारा होता है हमारे शरीर में, है ना। तो ये 700 जो गुब्बारा है, तो ये गुब्बारा में क्या करता है, जाके ना ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है वहां से। तो यानी अगर आपसे पूछे कि गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है, तो वायु कोश बोलेंगे या एल्वेली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्वेली बोलेंगे या वायु कोश बोलेंगे, अंग्रेजी होता है उसका। चलिए आप लोग हिंदी मीडियम में है तो कुछ जिस चीजों का जरूरत होता है उसी का हम लोग अंग्रेजी बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रोंक्स श्वसनी हो गया, ब्रोंक्स है ना, ये ब्रोंक्स या ब्रोंक्वाइल हो जाता है जब हम लोग ये श्वसनिकाय की बात करेंगे। तो ठीक है, अब है फेफड़े। अरे तो फिर मेन तो गप है भैया फेफड़े का। हाँ, ये जो लाल में दिख रहा है ये आपका फेफड़ा है। अरे ये बड़ा डेलिकेट टच होता है। ठीक है, ये इतना मतलब मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है, क्या बताए भैया। शोले फिल्म में जैसे नहीं था बसंती का गाल, हाँ गाल तो देखो छोरी के कौन से चक्की का आटा खिलाते हैं भैया ये रामगढ़ वाले, हाँ तो वो वाला जो है ना ये बहुत मुलायम होता था। मुलायम जो चीज हो, अब बताइए, जिसकी बीबी बहुत सुंदर होती है वो क्या करते हैं ना, ढेर सारा पहरा लगा के रखते हैं। जिसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर होती है, हाँ उसको शक भी उस पर ज्यादा होता है। तो समझिए कि ये जो है आपका फेफड़ा जो है बड़ा मुलायम है, बड़ा सुंदर है। तो बड़ा सुंदर और मुलायम है तो इसका रक्षा करने के लिए देखिए कौन कौन आते हैं। ये रिब्स जो है, पसलियां, ये 12 जोड़ी हमारा, ये देखिए हमारा यहाँ पे फेफड़ा है। ठीक है, यहाँ पे फेफड़ा अंदर में, हाँ यहाँ पे देखिए मार रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोर से मारेंगे तो पसलियां न टूट जाएगा। हाँ तो ये 12 जोड़ी पसलियां होता है, यानी 24 पीस। ये क्या करते हैं इसको, मतलब ये फ्रेम समझिए, इसको फ्रेम में इस फेफड़ा को जो है रखते हैं। हाँ ये फेफड़ा जो है किस ऊतक का बने होते हैं, फुफ्फुस ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, फुफ्फुस ऊतक से बने होते हैं। ये अलग टाइप का ही ऊतक होता है। ठीक है, ये अलगे नशा में रहता है ये, है ना। तो चलिए ये इसको जो है 12 जोड़ी पसलियां जो क्या करती है, इसको सुरक्षा कवच प्रदान करती है ताकि इसमें जो है किसी तरह का चोट वोट वगैरह सब नहीं लगे। हाँ उसके बाद चलिए आपको डायफ्राम के बारे में बता दें। ये डायफ्राम क्या करता है ना, ये जो आप देख रहे हैं, कौन सा ये ब्लैक वाला जो देख रहे हैं, ये जिस पे अभी हम मार्कर चला रहे हैं, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम कुछ नहीं, इसको गुब्बारा समझिए। गुब्बारा में क्या होता है, हवा बड़ा फूल गया, और जब हवा निकला तो पिचक गया। ठीक है, वही काम ये करता है। जब इसमें हवा आता है ना तो ये देखिए से, तो ये फूला, तो किसके कारण फूला, डायफ्राम। और डायफ्राम क्या करता है, इसके नीचे जो होता है ना एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन जिसको कि हम लोग ये बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, तो इसके नीचे हम लोग पढ़े थे, डायफ्राम के नीचे। तो आपने देखा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र जो बताए थे मानव में, उसमें ऊपर में डायफ्राम बनाए थे, और अभी यहाँ कहाँ बनाए, हम नीचे में बनाए थे। ये चेस्ट कैविटी में होता है। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी इसको बोला जाता है, नीचे वाले को एब्डोमेन बोला जाता है। तो और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा श्वास नली है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि मानव पाचन तंत्र का जो मतलब वो ये होता है ना, पाइप जो होता है, तो वो जो नली होती है तो उसमें कर्मा कुंचन इसलिए होता है कि ठूस ठूस के उसमें खाना, लतिया लतिया के उसमें खाना पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ना मतलब जैसे देखिए कान में एक कान की हड्डी है ना, इसका मतलब उपअस्थि कहिए, अस्थि मतलब हड्डी, उपअस्थि मतलब हड्डी टाइप का, लेकिन हड्डी तरह नहीं। क्या, ऐसे देखिए कान को मोचाड़िए कहाँ टूट जाता है, हाथ को मोचाड़ के देखिए तो फिर क्या होता है, देखो समझ में आ जाएगा। तो वो हड्डी हो गया, हाथ का अस्थि हो गया, कान का उपस्थि हो गया। तो ये उपस्थि का बना होता है सी टाइप का कार्टिलेज। ठीक है, ये कार्टिलेज क्या काम करते हैं भैया, ये कार्टिलेज का एक ही काम है कि ये कोलैप्स होने से, मतलब वो पिचकने से इसको, अगर मान लीजिए कि इसमें जब तक हवा आया गया, ठीक है, हवा नहीं आया और नहीं गया, तो समझिए क्या होगा, पुचक जाएगा। और पुचक जाएगा तो फिर जब हवा आने का प्रयास करे और किसी कारण से ये सट गया तो पेशेंट मर जाएगा।
नहीं बढ़ेगा। तो अब समझिए कि ये का उपास्थि विलय का भी आपको जो है अंतर समझ में आ गया कि इसका काम क्या है। तो आपने कुपिका, फेफड़ा, पसलियां, श्वसनिकाएं, डायफ्राम, फुफ्फुस, ये सारे के बारे में समझ लिया। अब सबकी हम लोग क्रियाविधि का वर्णन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ना मानव श्वसन तंत्र की जो है क्रियाविधि को समझते हैं। तो कैसे समझेंगे क्रियाविधि को? भैया क्या को क्रियाविधि होता है? सबसे पहले निश्वसन, अंदर लेना, सारी हवा को अंदर लेना, निश्वसन। बाहर छोड़ देना, किसको? ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। ये निश्वसन और उच्छ्वसन कहा गया। इतनी बात तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। अब मेन है यहाँ पे गैस विनिमय, यानी गैस का एक्सचेंज। क्या? O2 लेना और CO2 देना, ये काम। और गैस का परिवहन, और जो गैस का परिवहन होता है पूरे बॉडी में, कैसे गैस का परिवहन होता है, ये चीज हम लोग अभी समझते हैं। देखिए, हम लोग ने जैसे देखा कि गैस का जो विनिमय यानी गैस का एक्सचेंज कहाँ हुआ था? वही गुब्बारा में, ठीक है, वो गुच्छा में। हाँ, यहाँ पे ये गुब्बारा बनाए, बोलिएगा ठीक है सर आपने ये गुब्बारा बना लिया, यानी कि इसका नाम आपने दे दिया कुपिका है, ठीक है। तो एगो है तो कुपिका हम दे देते, फिलहाल एगो पर समझेंगे हम लोग। ये कुपिका है आपका, और कुपिका में देखिए जो ब्लू कलर का ये दिखा ऊपर में ज्यादातर, ये क्या है ना, ये इसमें एक जो है ये भी ब्लड है, ठीक है, इसमें ब्लड है। ये कौन सा ब्लड आया है इसमें? शरीर के अन्य भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। यानी कि यहाँ पे देखिए ब्लू से जो हमने दिखाया है, क्या दिखाया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में क्या घुला हुआ हो? कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ। देखिए ये दोनों गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ब्लड में घुलनशील होता है, यानी रक्त में घुलनशील होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें घुला हुआ है, यानी अभी खून गंदा है। हाँ, यहाँ तो खून साफ भी होता है ना जी, यानी फिल्ट्रेशन होता है, छकना। हाँ, फेफड़ा क्या है? पूरा का पूरा छांकने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड रक्त जो है, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जस्ट श्वसन में क्या देखा आपने कि ग्लूकोज का विखंडन हुआ। आपने यही देखा कि ग्लूकोज का विखंडन हुआ किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। कहां पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का जो है कोशिकांग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, उन्होंने हमको क्या दिया? ऊर्जा तो दिया ही दिया, साथ में हमको क्या दिया? CO2 और जल भी दिया, ठीक है। तो ये CO2 जो हमारा दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे दिया? ऐसे थैला में लाके, लोटा में लाके? नहीं, ये हमको दिया वही ब्लड में ही घुला दिया। तो ब्लड में जब ये घुला दिया, ये बाकी हम लोग जो है ना, जब सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र पढ़ेंगे और मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे, तो और अच्छे तरीके से उसमें समझाएंगे। लेकिन अभी मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिला हुआ, अभी देखिए वहां से आया, शरीर के पूरे भाग में क्या लगा होता है? अपना नस लगा होता है ना जी, धमनी और शिरा। और धमनी और शिरा के साथ साथ एक जाल होता है, छोटे छोटे पतले 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 सब जगह जो होता है, क्या होता है? रक्त केशिका। देखिए कोशिका और केशिका में अंतर समझिएगा। केशिका नहीं होता, हालांकि रक्त केशिकाएं होता है, ढेर सारा होता है, जाल पूरा बिछा होता है। अगर हमारी बॉडी का ये फोटो खींचा जाए और बॉडी के शरीर मतलब पूरे बॉडी में से सब चीज हटा दे, अब कंप्यूटर पे ऐसा ट्राई कीजिएगा, सभी ऑर्गन बना लीजिएगा, हाँ, और उसके बाद जब सब हटाइएगा तो सब हटा के सिर्फ अगर रक्त कोशिका रहने एकदम लगेगा मकड़ा का जाल अपना पूरा बना हुआ, पूरा जाल बिछा हुआ है। किस चीज का? रक्त केशिका का। रक्त केशिका क्या होता है ना? परमिएबल होता है, यानी पारगम्य होता है, इस पार से उस पार जा सकता है। ये जो हमारा जो नस आपको दिख रही है, ये क्या होता है? इस पार से उस पार नहीं जाता है। तो ये नस से जो छोटी छोटी शाखा निकली होती है, जाल टाइप का, जाल रूपी संरचना, वही आपका क्या होता है ना? रक्त कोशिका होता है, केशिका होता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है शरीर के अन्य भाग में क्या हुआ? शोषण हुआ, यानी कि ग्लूकोज का विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद क्या मिला? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो उसको हमने ब्लू से दिखाया, यानी कि जिस ब्लड में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन दिखाया जाता है बायोलॉजी में, जो ब्लू कलर से जो आपको दिखाया जाएगा, समझ लीजिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो लाल से दिखाया जाएगा, समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर लाल से दिखाया जाएगा, ब्राइट रेड जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये आया यहाँ पे, ये आया, और यहाँ पर जब आया तो क्या है ना कि यहाँ पे रक्त केशिका पड़ी हुई है। तो रक्त केशिका पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जब आया तो ये रक्त केशिका को दिया, और यहाँ पे विसरण के माध्यम से, विसरण मतलब होता है एक दूसरे में घुल जाना, उस माध्यम से क्या हुआ? ये इसको दिया, और यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ये लेके चला गया। एक और नस लगी हुई थी, ये लाल वाला जो दिख रहा है आपको, एक और नस लगी हुई थी, ये यहाँ से ऑक्सीजन वाला लेके चला गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से लेके चला गया, पूरे शरीर को दिया, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर इसको दिया, ये यहाँ से बाहर निकाल दिया, है ना। तो यानी गैस का जो एक्चुअल एक्सचेंज होता है हमारा एल्वलाई यानी वायु कोश या कुपिका में होता है, ठीक है। तो रक्त जो केशिका जो कौन चीज से टूटता है? शिरा और धमनी दोनों से टूटता है ना।
तो अब देखिए गैसों का परिवहन भी आपने इसी में समझ लिया, गैस का विनिमय भी समझ लिया। तो इसको ले कौन जाता है, यहां से ऑक्सीजन जो ले जाने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही गाड़ी है, हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी आती है। वो कहाँ होता है, आरबीसी में होता है, यानी लाल रक्त कोशिका में ये हीमोग्लोबिन होते हैं, जिस कारण से रक्त का रंग जो है हम लोगों को लाल दिखाई पड़ता है, यही हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। तो ये हीमोग्लोबिन को जानते हैं क्या पसंद है, ऑक्सीजन पसंद है। ठीक है, ऑक्सीजन पसंद है, यानी ऑक्सीजन इसकी जो है क्या है ना, क्रश है। हाँ, ऑक्सीजन समझिए, हीमोग्लोबिन भैया का क्रश है, इसको बहुत ऑक्सीजन पसंद है। हाँ, ऑक्सीजन को तो ये ले लेता है, लेकिन याद रखिएगा जब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO मिलता है तो भैया ये तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता, कहता नहीं चाहिए ऑक्सीजन। हाँ, यानी हमारा क्रश से हमको मतलब नहीं, हमको वो वाली चाहिए। तो यानी हमेशा ये किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का सीधा रिश्ता है हमारा ऑक्सीजन से, लेकिन इसकी जो है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको इतना पसंद है, अगर ये मिल जाएगा तो इसको भी छोड़ देते, कहते नहीं भैया हम इससे आएंगे। हाँ, तो इस चक्कर में क्या होता है, आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि शरीर में बाकी सारा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अपचायी क्रियाएं नहीं होंगी तो मौत हो सकती है। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। इसके बाद हम लोग परिवहन तंत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।